यूक्रेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो कुछ भी हुआ उसके बाद अब देखने को मिल रहा है रूस के सपोर्ट में इजराइल भी उतरा है और इजराइल ने रूस के लिए एक खास मांग कर दी है। हालांकि सारे पत्ते ऐसे बैठ रहे हैं जिसमें भारत को ही फायदा है। वहीं दूसरी तरफ रूस ने ऐसा क्या बनाया है जो भारत के लिए गेम चेंजर हो सकता है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दो की लड़ाई में तीसरे का फायदा, ये पुरानी कहावत आज अमेरिका, यूक्रेन, इजराइल, रूस की ताजा सियासी जंग पर एकदम ठीक बैठती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के जेलेंस्की के बीच में तीखी बहस ने इजराइल और रूस को हंसी का खजाना थमा दिया है। ट्रंप ने जेलेंस्की को आंख दिखाने की कोशिश में डांट पिलाई, जिससे यूक्रेन की मदद का रास्ता कमजोर पड़ गया। इस बीच इजराइल और रूस सह और मात का खेल खेलते हुए फायदे की राह पर निकल पड़े हैं। क्या ये नया मोड़ इतिहास की उस घटना जैसा है जब 1973 के योम किप्पुर युद्ध में इजराइल ने लोहे के हाथ से बाजी मारी थी। 28 फरवरी 2025 को व्हाइट हाउस में ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात आग में घी डालने वाली साबित हुई। ट्रंप ने जेलेंस्की को कृतज्ञ ठहराया और कहा कि वो शांति के लिए तैयार नहीं है। जेलेंस्की ने जवाब में अपनी जमीन की हिफाजत की बात की, लेकिन ट्रंप ने कहा या तो डील करो वरना हम बाहर हैं, और अल्टीमेटम दे दिया। इस तकरार ने यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया और यूरोप के समर्थन के बावजूद अमेरिकी मदद पर सवाल उठ गए। रूस ने इसे सोने पे सुहागा समझा। उसके उपराष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने जेलेंस्की को नन्हा जोकर कहकर मजाक उड़ाया। इजराइल ने भी इस मौके का फायदा उठाया और यूएन में यूक्रेन के समर्थन वाले प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया। दोनों देश अब हंसी बटोरते हुए बैंक की राह पर हैं। रूस को यूक्रेन पर दबाव बनाने का मौका मिला और इजराइल को अमेरिका के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने का। 1973 में योम किप्पुर युद्ध इसका शानदार उदाहरण है। मिस्र और सीरिया ने इजराइल पर अचानक हमला किया और शुरू में आंख में धूल झोंक दी, लेकिन इजराइल ने लोहे की दीवार खड़ी की। अमेरिकी हथियारों और अपनी सैन्य चतुराई से बाजी पलट दिया। उस वक्त भी अमेरिका और सोवियत संघ की अपनी अपनी चाल थी, लेकिन इजराइल ने वक्त की नब्ज पकड़कर जीत हासिल करी। उस जीत ने इजराइल को मध्य पूर्व में अभेद किला बना दिया और अमेरिका के साथ उसकी दोस्ती पक्का किया। आज ट्रंप जेलेंस्की की लड़ाई में इजराइल ने ऐसा ही कुछ किया। उसने यूक्रेन के साथ हाथ जोड़कर अमेरिका और रूस के साथ दो नावों पर सवारी की रणनीति अपनाई है, ताकि अपनी सुरक्षा और फायदे को लोहे के हाथ में रख सके। इजराइल का फैसला चौंकाने वाला नहीं है। वह रूस के साथ अपने रिश्ते बचाना चाहता है, क्योंकि सीरिया में रूसी ठिकाने उसके लिए अहम हैं। साथ ही ट्रंप का समर्थन इजराइल के लिए चील की नजर जैसा है। 12 अरब डॉलर की हथियार डील इसका सबूत है। रूस के लिए ये मौका है यूक्रेन को कमजोर करने का और ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति से उसे हरी झंडी मिल गई है। लेकिन लालच बुरी वाला भी हो सकता है। अगर इजराइल और रूस ने ज्यादा हंसी बटोरी तो यूरोप और यूक्रेन के साथ उनके रिश्ते आग से खेलने जैसे हो सकते हैं। इजराइल को यह भी सोचना होगा कि ट्रंप का साथ हमेशा अंधेरे में तीर नहीं रहेगा। जो वक्त से आगे चलता है वही इतिहास लिखता है। ट्रंप जेलेंस्की की तकरार ने इजराइल और रूस को मौका दिया है कि वे हंसी का खजाना लूटे, लेकिन योम किप्पुर की तरह ये जीत लंबी तभी चलेगी जब इस खेल को समझदारी से खेला जाए। मन में बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है और इजराइल को रूस की मदद करने की क्या जरूरत पड़ गई है, उससे क्या होगा फायदा। इजराइल दरअसल कुछ और चाह रहा है। इजराइल सीरिया में रूस का साथ चाह रहा है। सीरिया में बीते साल 2024 के दिसंबर में बड़े नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिले। कई दशक से सीरिया की सत्ता पर काबिज बशर अल असद परिवार को अबू मोहम्मद जुलानी के नेतृत्व में विद्रोही लड़ाकों ने देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। असद के सीरिया छोड़ने के बाद से देश में कई गुट एक दूसरे से लड़ रहे हैं और पूरी तरह शांति नहीं लौट सकी है। इन सब के बीच इजराइल चाहता है कि सीरिया में यह शांति जारी रहे। इजराइल अमेरिका से भी सीरिया को कमजोर और बिखरा हुआ रखने की पैरवी कर रहा है। इसमें रूस को अपने सैन्य ठिकाने सीरिया में बनाए रखने देना भी शामिल है, ताकि तुर्की के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला किया जा सके। इजरायली वेबसाइट यरूशलेम पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इजरायली अधिकारियों ने वॉशिंगटन को बताया है कि सीरिया के नए इस्लामी शासक उनके देश के लिए खतरा है, क्योंकि उनको तुर्की से समर्थन मिल रहा है। इजरायली अफसरों ने इसी महीने फरवरी में वॉशिंगटन में हुई बैठकों और बाद में अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ अपने देश में हुई मुलाकातों के दौरान अमेरिकी
तुर्की अधिकारियों को सीरिया के बारे में अपने विचार बताए हैं। ये जानकारी 3 अमेरिकी इन संपर्कों से परिचित एक दूसरे व्यक्ति ने दी है। अमेरिकी थिंक टैंक सेंचुरी इंटरनेशनल के फेलो एरोन का कहना है कि इजराइल का बड़ा डर ये है कि तुर्की के नई सीरियाई सरकार के साथ आने से वहां हमास जैसे गुट पैदा हो सकते हैं। ऐसे में वो किसी भी कीमत पर तुर्की को सीरिया में रोकना चाहता है। सूत्रों का ये भी कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन किस हद तक इजराइल के प्रस्ताव पर गंभीर है, इस पर आगे बढ़ने पर विचार कर रहा है या नहीं कर रहा है। तुर्की को नियंत्रित करने के लिए इजरायली अधिकारियों ने अमेरिका को इस बात के लिए समझाने की कोशिश की है कि रूस को सीरिया के टार्टस प्रांत में अपने भूमध्य सागरीय नौसैनिक अड्डा और लटाकिया प्रांत में अपना हवाई अड्डा बनाए रखना चाहिए। यह ऐसे समय में हो रहा है जब सीरिया का नया नेतृत्व सैन्य ठिकानों को लेकर रूस के साथ बातचीत कर रहा है। इजराइल ने हयात तहरीर अल-शाम पर सार्वजनिक रूप से अविश्वास व्यक्त किया है। HTS वही इस्लामी गुट है जिसने असद को गिराने वाले अभियान का नेतृत्व किया है। ये एक ऐसे समूह से निकला है जो साल 2016 तक अल-कायदा से संबंध था। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में कहा है कि उनका देश दक्षिणी सीरिया में HTS से संबंधित बलों की उपस्थिति को बर्दाश्त नहीं करेगा। खैर, जहां एक तरफ ये सारा सीन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि रूस ने एक नया प्रोडक्ट 177S इंजन अभी तक आसमान में नहीं उड़ा है, लेकिन ये भारत के लिए गेम चेंजर हो सकता है। रूस की यूनाइटेड इंजन कॉरपोरेशन ने एरो इंडिया 2025 में इस इंजन को पेश किया, जो भारतीय वायुसेना के सुपर 30 अपग्रेड प्रोग्राम और 5वीं पीढ़ी के MK2 को ताकत दे सकता है। ये AL41F1 का एडवांस वर्जन है जिसमें ज्यादा जोर, स्टील्थ फीचर्स और लंबी उम्र का वादा है। लेकिन ये ट्विस्ट ये है कि रूस इसे अब तक हवा में नहीं आजमाएगा जब तक कोई अंतर्राष्ट्रीय खरीदार इसके लिए हामी न भर दे। 1980 के MiG-21 सौदों की तरह क्या ये एक अधूरी उम्मीद तो नहीं है। रूस का 177S इंजन कोई छोटा मोटा खिलौना नहीं है। ये 142 kN की ताकत देता है, जो मौजूदा सुखोई 30 MKI के L31 FP 123 से कहीं ज्यादा है। इसमें स्टील्थ नोजल्स हैं जो इसे रडार और इंफ्रारेड से बचाते हैं, और इसकी उम्र AL31 FP के 4000 घंटों से आगे जाती है। रूस का दावा है कि ये सुपर 30 अपग्रेड के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। सुखोई 30 को 4.5 पीढ़ी का ताकतवर जेट बनाएगा और MK2 के लिए भी तैयार रहेगा। भारत के लिए लुभावना ऑफर ये है कि इसे मेक इन इंडिया के तहत HAL के फैक्ट्रियों में बनाया जा सकता है, लेकिन मुश्किल ये है कि रूस इसे पहले उड़ाना नहीं चाहता है। रूस पहले भारत जैसे देश से पैसा और भरोसा चाहता है। यह पहले पैसे फिर माल वाली चाल है जो भारत को सोचने पर मजबूर कर रही है। 1960 के दशक में भारत ने सोवियत संघ से MiG-21 को चुना, जो उस वक्त आसमान का सिकंदर था। 1971 के युद्ध में ये काम भी आया और प्लान था कि भारत में फिर आगे बनाया जाएगा, लेकिन फिर देखने को मिलने लगा MiG-21 फ्लाइंग कॉफिन बन गया। अगर 177S के साथ भी ऐसा ही खतरा हो तो भारत के लिए मुश्किल हो सकती है। भारत के सामने 2 रास्ता है। पहला, 177S को चुनना जो रूस के साथ पुरानी दोस्ती और HAL के मौजूद टेक्नोलॉजी से फायदा उठा सकता है। दूसरा, सावधानी बरतना, क्योंकि बिना उड़ान का इंजन चुनना आग से खेलना हो सकता है। MK2 के लिए GF414 का इस्तेमाल होगा, लेकिन MK2 के लिए 110 से 130 kN की जरूरत है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।